बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरातिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरातिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। याहू हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि क़ौमन ज़ालिमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope that you are doing great, all of you. All things will be fine. Very happy, blessed, good morning. और इस्लामाबाद में मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, क्योंकि आज मैं जब बाहर निकला हूँ तो मुझे वापस जाके दोबारा जैकेट पहननी पड़ी है। तो एक हाथ जैकेट के अंदर है और दूसरा फ्रीज हो रहा है इस वक्त। वैसे भी नवंबर में मामलात चल पड़ते हैं सर्दी की तरफ। या कयूम आज दो मौज़ूआत हैं। एक अभी सुबह की मुनासबत से इस तरोताज़गी में उस पर बात करते हैं, और एक शाम को अगर वक्त मिला इंशाअल्लाह ताला और मूड हुआ, वो संजीदा मौजू है। जो शाम का टॉपिक होगा वो मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। आपको याद होगा इससे पहले हमने एक सेशन किया था डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो डिस इन्फॉर्मेशन जो है ये सब सेट है, एक छोटी कैटेगरी है मिस इन्फॉर्मेशन की। तो मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर फिर वो छोटी मोटी चीज़ें, फेक न्यूज़ और ये और वो। तो मिस इन्फॉर्मेशन पे शाम को बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला बैठ के कंप्यूटर के सामने। क्योंकि ये जो वक्त है सुबह का, इसमें ख्वाबों की बात होनी चाहिए, ख़याल की बात होनी चाहिए और खुशबू की बात होनी चाहिए, ताकि सुबह आपकी रूह चूँकि तरोताज़ा होती है सबकी। नींद जिनकी पूरी हो उनका अंदाज़ और होता है, और जो हमारी तरह के रत जगों वाले हैं उनका अंदाज़ और होता है। लेकिन सुबह की ताज़गी का अपना ही मज़हब है। सुबह की ताज़गी हर उस बंदे के लिए है जो सुबह को देखता है, महसूस करता है, देखता है, उठता है, इस ताज़ा हवा में सांस लेता है। या कयूम। तो अगर आपकी सुबह सहरा में हो रही है तो सहरा के अलग मज़े हैं। अगर आपकी सुबह बीच पे है, किसी साहिल समुंदर पे, तो वो सुबह डिफरेंट होगी। आपकी सुबह अगर किसी जंगल में है तो उसके मज़े मुख्तलिफ होंगे, और अगर जंगल भीगा हुआ हो तो उसका लुत्फ़ किसी और तरीके से महसूस होगा। अगर आप घर के सहन में हैं, छत पे हैं, गली में हैं, या इस तरह मेरी तरह ग्राउंड में हैं, तो सुबह
एक मुख्तलिफ नज़ारा आपके सामने पेश करता है। जहाँ पे आप होते हैं वहाँ मौसम की ताबीर बदल जाती है। जैसी आपकी नज़र होती है वैसे ही नज़ारे की ताबीर बदल जाती है। नींद भी इसी तरीके से होती है, जागना भी इसी तरीके से होता है। हम किस तरीके से जाग रहे हैं, हमारे उस जागने से पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में किस किस्म की जाग लग रही है। जाग लगना हमारी पंजाबी में कहते हैं जब हम दूध के अंदर थोड़ी खटास डालते हैं या पुराने दही का 2-4 कतरे उसमें डालते हैं या 2 चमचे, तो उस अमल को पंजाबी में जाग लगाना कहते हैं। इससे ये होता है कि वो जो नया दूध होता है वो भी दही बन जाता है। तो दूध को दही बनाने के लिए जो जाग लगाई जाती है, मैं उसको जागने के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करता हूँ। जब हम जागते हैं तो बुनियादी तौर पर हमें बहुत सारे मामलात में अपनी ज़िंदगी के अंदर जाग लगानी पड़ती है। अब जाग लगाने के बाद वो जो ख़याल होगा या ख्वाब होगा जो जाग लगाता है आपको, उसका दही बनता है, उसकी आप लस्सी बनाएं, कल को उसमें से मक्खन निकालें, वॉटेवर। तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जागने में भी फ़र्क है। किसी फ़र्द का जागना, किसी कौम का जागना, किसी खिलाड़ी का जागना, किसी सिपा सलार का जागना, किसी दुश्मन का जागना, किसी चोर का जागना या किसी पुलिस वाले का जागना बराबर नहीं है। तो आप जाग रहे हैं तो किस के लिए जाग रहे हैं और किस तरह जाग रहे हैं, ये डिटर्मन करेगा, आपके जागने की तशरीह करेगा, ताबीर करेगा। अब जिस तरह का जागना आपका है उसी तरह की ताबीरात आपकी ज़िंदगी में होंगी। मसलन अगर आप सुबह इसलिए जागे हैं कि आपने स्टूडेंट बनकर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, स्कूल में जाना है, या पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, तो आपका वो जागना इल्म के उस सफ़र पे जब आप निकलेंगे तो वो जागना उसके साथ निस्बत रखता है। अगर आप सुबह निकलते हो कि मैं रेडी लगाऊंगा, मज़दूरी करूंगा, कहीं पे अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाऊंगा, तो वो जागना किसी और निस्बत के साथ जाके मंसूब हो जाता है। अगर आप सुबह इसलिए जागे हो कि आप खल्क़ खुदा की खिदमत करेंगे ईमानदारी के साथ, तो वो जागना ब्लेस्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप इसलिए जागे हो कि आपने उठते साथ ही किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी की तकलीफ़ में इजाफ़ा करना है या किसी के दुख में इजाफ़ा करना है, तो वो जो जागना है तो वो भी जागना, लेकिन वो बड़ा बदतरीन किस्म का जागना हो जाता है। इसी तरीके से हमारी जो नींद है वो भी मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती है। हम जब सोते हैं तो किस हाल में सोते हैं, हमारा जागना और सोना जिस हाल में होगा उस हाल पे गहरी नज़र रखने वाले बहुत सारी बातें वक्त से पहले समझ जाते हैं। और अगर जागने वालों को एहसास ही ना हो कि वो क्यों जाग रहे हैं, तो फिर उनको एहसास दिलाने के लिए हालात पैदा हो जाते हैं ताकि वो आपको एहसास दिला सकें कि आपका जागना क्यों ज़रूरी है और किस किस्म का जागना आपके लिए ज़रूरी है। रात को या दिन को या जिस वक्त भी हम सोते हैं, जिस्म की नींद लेते हैं, तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो एक किस्म की मौत होती है। बिल्कुल ऐसे ही एक अमल होता है जैसे हम मर जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो आर्जी नींद है इसमें हम दोबारा जागते हैं। अब हमें 5-6 घंटे के बाद हमारी आँख खुल जाए, इन लफ्ज़ों को अगर आप पकड़ेंगे सिंबॉलिक अंदाज में, तो आपको ख्वाब, ख़याल और खुशबू की अहमियत का एहसास हो जाएगा कि वो दरअसल क्या है। तो हमारी आँख ज़रूरी नहीं वहीं पे खुले जहाँ हम सोए हैं। जैसे अगर आप इस्लामाबाद से, मेरे साथ एक दफ़ा हुआ, बहुत थका हुआ था, 1-2 दिन का जागा हुआ भी, तो एक मंजिल की तरफ रवां दवा था, गाड़ी में बैठा और सो गया बैठते साथ ही। तो मुझे नहीं पता कि वो 4-5 घंटे का सफ़र कैसे ख़त्म हो गया। तो आँख मेरी बंद हुई थी किसी और स्टॉप पे, और जब मेरी आँख खुली तो सवारियाँ उतर रही थी। तो मैं आँख खोल के, तो मैंने एक लम्हे के लिए यही महसूस किया कि शायद अभी सवारियाँ बैठ रही हैं। तो सारी सवारियाँ उतर गईं और मैं अपनी सीट पे बैठा रहा। तो फिर मुझे कंडक्टर ने बताया कि आपने नहीं उतरना। तो फौरी तौर पर खैर मुझे अपने आप को वापस लाना पड़ा।
तो ज़रूरी नहीं जहाँ आपकी आँख लगे वहीं आपकी आँख खुले। वो जिस्म हो या आपकी रूह हो। जिस्म भी ट्रैवल करता है अगर वो किसी ऐसे मीडियम में बैठा हुआ हो जहाँ पे जो मूव कर रहा हो। जैसे मैं तो सीट पे था, स्टेटक था, सो गया, लेकिन गाड़ी चूँकि मूव कर रही थी लिहाजा मेरा जिस्म भी उस गाड़ी की हरकत की वजह से एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हो गया। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए मेरे साथ उस गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तब जाके आप समझेंगे। या आपके साथ हो सकता है ऐसा हुआ हो। बिलअमूम जो बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपने माँ बाप की गोद में। एरोप्लेन पे भी यही होता है, आप सो गए हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि एरोप्लेन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बाज़ औक़ात बच्चे सोए होते हैं तो हम उनको उठा के एक चारपाई से दूसरी चारपाई पे डालते हैं। मौत भी इसी तरह की एक नींद है। इंसान की आँख किसी और शहर में बंद होती है, फिर उसको एम्बुलेंस में डाला जाता है, किसी जगह पे उसको मुंतकिल किया जाता है उसकी डेड बॉडी को, और उसकी तदफीन किसी और जगह पे होती है। बट ही और शी हैज़ नो आइडिया कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जैसे सोने का नहीं पता चलता वैसे ही जागने का भी नहीं पता चलता कि आप सोए कहाँ थे और उठेंगे कहाँ पे। बाज़ औक़ात इंसान किसी मायूस कैफियत में सोता है, लेकिन जब वो जागता है तो उसकी मायूसी ख़त्म हो चुकी होती है, वो एक उम्मीद के दायरे में दाखिल हो जाता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात इंसान मोहब्बत के आलम में सोता है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी मोहब्बत गायब हो चुकी होती है वक्ती तौर पर। इंसान अमीर हो के सोता है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है वो गरीब हो चुका होता है। बाज़ औक़ात इंसान बिल्कुल बेबसी के आलम में, कसम पुरसी के आलम में सोता है, उसकी आँख लगती है, लेकिन जब आँख खुलती है तो उसकी दुनिया का नक्शा बदल चुका होता है। वो फ़कीर से बादशाह हो चुका होता है या बादशाह से फ़कीर हो चुका होता है। तो हमारे जिस्म की दुनिया में ये वाक़यात हम रोज़ देखते हैं। इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें सोई हुई हैं। ज़रूरी नहीं मेरी तरह सारी चीज़ें जाग रही हों। मेरे दिमाग के बहुत सारे गोशे अभी शायद बेदार नहीं हुए, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ बेदार होती हैं और बहुत सी चीज़ें वक्त से पहले सो जाती हैं। जैसे मैं बचपन से लेके अब तक पता नहीं कितने नाखून काट चुका हूँ। वो मेरे नाखून कहाँ चले गए, उनकी डेड बॉडी कहाँ है, आई हैव नो आइडिया। कितनी दफ़ा बार्बर्स के पास जाके मैंने बाल कटवाए हैं, वो मेरे बाल कहीं दफन होंगे, चले गए होंगे, पता नहीं किसी ने बेच भी दिए हों। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे सामने आंखें बंद करती हुई चली गई हैं। मेरे जिस्म का हिस्सा था और वो मुंतकिल हो गया कहीं और। लेकिन मुझे उनका ना मज़ार मिलता है ना कोई कब्र मिलती है। इसी तरीके से इंसान का जिस्म एक साथ नहीं मरा करता। इंसान का जिस्म भी ज्यों ज्यों हम मेटाबॉलिज्म के ऊपर कभी आप पढ़ें, रिसर्च करें, मुझे बड़ा शौक़ था कभी मेटाबॉलिज्म को पढ़ने का। सेल्स पैदा होते रहते हैं, सेल्स मरते रहते हैं। तो ज़िंदगी और मौत का सफ़र उस लम्हे में शुरू हो जाता है जहाँ हमारा जिस्म जो है वो इस दुनिया में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें, इवन बहुत पहले भी अगर आप चले जाएं, स्पर्म की स्टेज पे और एग की स्टेज पे, तो बहुत सारी चीज़ें मर रही होती हैं। हर चीज़ जब मरती है तो बुनियादी तौर पर वह मौत नहीं है। यानी अंडे की मौत चूज़े की ज़िंदगी है, यूँ समझ लीजिए। अंडे की मौत चूज़े की ज़िंदगी है। अंडा अगर मरेगा नहीं, अपना वजूद महव नहीं करेगा, तो चूज़ा उसमें से नहीं निकल सकता। तो अंडा बनने से पहले भी कोई कैफियत थी जो मर गई। तो वो जो मरना था वो दरअसल मरना नहीं था, वो ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम वन फेज़ टू अनदर। तो जब हम किसी एक जगह पे सोते हैं और हमारा जिस्म मूव होकर किसी और जगह पे चला जाता है, तो बिल्कुल हमारी रूह के साथ भी यही हो रहा होता है। लेकिन चूंकि रूह एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ख्वाब एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं कि अगर मैं इस्लामाबाद में सोया हूँ तो मेरा ख्वाब भी यहीं कहीं इस्लामाबाद में हो। जैसे मेरा जिस्म कहीं से कहीं ले जाया जा सकता है। मुझे बेहोश करके अगर कोई बंदा लाहौर ले जाए, मुझे तो नहीं पता, मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में होश में था। लेकिन अगर ताहिर लाहौर से आए, मुझे बेहोश करके ले जाए अपने साथ लाहौर, या गुजरात मुझे ले जाए, तो मेरी आंख वहाँ पे जाके खुलेगी और मैं बड़ी हैरत से देखूँगा
जिस्म की दुनिया में भी जब हमारी आंख कहीं और खुलती है तो हमारा जहन कबूल नहीं करता फौरी तौर पर कि भाई मैं सोया तो कहीं और था, ये मेरी आंख कहाँ पे खुल गई। रूह के साथ भी ऐसा ही होता है, ख्याल के साथ भी ऐसा ही होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा, कोई है जो हमें ख्याल देता है, हमारे जहन में हर वक्त कोई ना कोई सरगर्मी, कोई एक्टिविटी चल रही होती है, कोई सोच आ रही होती है। वो कहाँ से आ रही है? साइंस, न्यूरो साइंस वाले इसके ऊपर बड़ी रिसर्च कर रहे हैं कि इंसान को ख्याल कहाँ से मिलता है। अब तक उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल सका। उन्होंने एक्टिविटी ज़रूर देखी है, ये जो इंसान की ब्रेन के अंदर एक एक्टिविटी, एक करंट फ़्लो होता है, एनर्जी फ़्लो होती है और बड़ा ज़बरदस्त उसके अंदर वो न्यूरॉन्स वहाँ तक वो पहुँच गए हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ख्याल कहाँ से आता है। इसमें टाइम एंड स्पेस का बड़ा ज़बरदस्त अमल दखल है। यानी मैं जब सोया था तो मेरा टाइम और स्पेस कोई और था, जब मेरी आंख खुली तो मेरा टाइम और स्पेस कोई और था। अब जिस्म की एक प्रॉब्लम है, जिस्म की प्रॉब्लम यह है कि वो एक लीनियर अंदाज में मूव करता है। यानी हम 2000 से शुरू हुए, 2001, 2, 3, 4, 5, 2020 तक हम पहुंच गए हैं और 2 महीने के बाद हम 2021 में होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जिस्म की दुनिया का जो टाइम एंड स्पेस है वो वापस नहीं जा सकता, लेकिन मैं 2 कदम अभी ज़िंदा हूँ तो पीछे ले सकता हूँ फिज़िकल वर्ल्ड में, 2 कदम मैं आगे ले सकता हूँ। मुझे यहाँ से लाहौर और लाहौर से वापस इस्लामाबाद लाया जा सकता है और मैं हो सकता है सोया हुआ हूँ, ये मुमकिन है। लेकिन उस मूवमेंट के दौरान जो वक्त गुजरा है वो अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, वक्त वापस नहीं जा सकता। हम लाख भी कोशिश करें तो ये जो कल का दिन था वो वापस नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। आने वाला वक्त उस वक्त तक आता रहेगा जब तक अल्लाह का हुक्म है। जब ये टाइम एंड स्पेस की लीनियर मूवमेंट ख़त्म होगी तो हमारा सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। आफाक इसको गौर से सुनना है। या हय्यु या क़य्यूम, हमारा ख्याल नॉन लीनियर अंदाज में आता है, उसके अंदर कोई एक तरतीब नहीं है कि मैं अगर मुसलमान हूँ तो मेरा ख्याल भी मुसलमानों जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ख्याल एब्स्ट्रैक्ट होता है, ख्याल का कोई कैप्शन नहीं होता, उसकी कोई हेडिंग नहीं होती, उसकी कोई शक्ल नहीं होती, उसकी कोई ज़बान नहीं है, उसकी कोई ज़बान नहीं है अपनी, उसका कोई मज़हब नहीं है। वो इन सारे मुशरिकात से, ये जो शिरक वाली कैफियत है, इनसे पाक है। ख्याल अपनी ज़ात में वाहिद है। लेकिन जब वो ख्याल किसी क्रिश्चियन के पास पहुंचता है और उस ख्याल को ज़बान मिलती है, अकीदा मिलता है, नज़रिया मिलता है जो उस शख्स के जिस्म की दुनिया का पहले से हिस्सा बन चुका है, तो ख्याल आया, उस ख्याल ने अब तरसील का रूप धार लिया। तरसील का यानी वो ख्याल अब आगे जाएगा, इजहार के रूप में ढलेगा। इजहार क्या है? मैं अब जैसे बात कर रहा हूँ, मैं इजहार कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपनी फीलिंग्स को, कम्युनिकेट कर रहा हूँ बेसिकली। फिर यहाँ से आगे इबलाग की सूरत होती है कि अगर मैं बात जो कर रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए, तो वो जो मेरा ख्याल था मेरी शख्सियत के अंदर मैनिपुलेट होके, फैब्रिकेट होके, या जैसे भी था मेरी ज़ात का हिस्सा बन के वो आप तक पहुँच गया। अब वो जो ख्याल आया था उसका टाइम एंड स्पेस, वी हैव नो आइडिया कि टाइम एंड स्पेस क्या था। ख्याल का कोई टाइम एंड स्पेस बंदा आज तक नहीं सोच सका कि ख्याल किस ज़मान से आता है और किस मकान से आता है। तो फिर बुज़ुर्गों ने ये बात सोची कि ये ला मकान है, ख्याल ला मकानी है, इसका कोई ज़मान व मकान नहीं होता। लेकिन जब ये किसी ख़ास ज़मान व मकान में किसी बंदे के दिमाग में पहुंचता है तो अब एक तरफ ला मकानी है और एक तरफ मकान है। तो उस लामहदूद ख्याल को जब एक हद के अंदर कंटेन करते हैं, लिमिट करते हैं, तो फिर उसका इजहार, उसकी तरसील, उसका अबलाग बदली हो जाता है। ये ख्वाब की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ख्याल की। ख्वाब भी एक ऐसी कैफियत ही है। जब हम सो जाते हैं, हमारा जिस्म किसी चारपाई पे, ज़मीन पर, कहीं भी हम सो जाते हैं, तो हमारा ये जो लाशऊर है, हमारा जो ब्रेन है, ये एक बहुत लिविंग मैकेनिज़्म है। इसको आप
मामूली शय न समझें। जो लोग शऊर और लाशऊर और तहत शऊर की कहानियाँ समझते हैं, साइंस इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तहकीक करती रहती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरीके से इस पर बात नहीं होती। जिन कौमों ने दिमाग के ऊपर, ब्रेन के ऊपर रिसर्च की है, वो डिवाइन लिंक तक पहुँच गए हैं, वो एक हायर कॉन्शियस की बात करना शुरू हो गए हैं। इस पर मैं कई सेशन में इशारा कर चुका हूँ। अब लोग ड्रीम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ख्वाब कहाँ से आता है, ख्वाब क्यों आते हैं, ख्वाबों की ताबीर क्या है, इसके ऊपर बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पिछले 2-3 लाइव सेशन में उनका जिक्र आ चुका है। आई डोंट नो क्यों जिक्र आ रहा है बार बार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। तो अहसनुल क़सस है सूरह यूसुफ़, जो किस्सा यूसुफ़ है। उर्दू अदब में उसकी बड़ी तलमीहात और अलामात भी हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से ख्वाबनामा यूसुफ़ी की किताबें भी बन चुकी हैं। यूरोप के अंदर भी मैं देखता हूँ, अमेरिका में बहुत सारी ऐसी बुक्स ड्रीम्स के ऊपर है। हर मज़हब ने वो जो ख्वाब था और उस ख्वाब से पहले जो ख्याल था, उसको अपने अपने मज़हब के साथ उसकी ताबीर करने की कोशिश की। जो इंसान बाइबल के माहौल में था, उसने ड्रीम्स को बाइबल की इंटरप्रिटेशन के साथ आगे लेके चलने की कोशिश की। यानी जिस्म जिस कैफियत में था, मुस्लिम जिस्म था, मुस्लिम ज़मानो मकान में था, मुस्लिम हदूद के अंदर था, मुस्लिम कैफियत में था, मुस्लिम जज्बात में था, तो उसके ख्वाब भी मुसलमानों की ताबीर जैसे हो गए। हालांकि वो ख्वाब की ताबीर नहीं थी। ख्वाब होता है सिंबॉलिक, यूँ समझ लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब क्या दिखाए जा रहे हैं? वो 7 दुबली गाय और 7 मोटी गाय वाले ख्वाब आ रहे हैं। फिर वो एक बंदे के सर के ऊपर वो जो परिंदे हैं वो किस तरीके से उसको चोंचे मार रहे हैं। फिर वो यानी मुख्तलिफ ग़ुलाम का आज़ाद करना और वगैरह वगैरह। तो ख्वाब हमेशा सिंबॉलिक अंदाज में हमारे पास आता है, सिंबल्स होते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ आयात हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, आफाक ये पॉइंट नोट करने वाला है, कुरान में जगह जगह पे लिखा हुआ है कि ये मेरी निशानियां हैं, ये मेरे सिंबल्स हैं, तुम इन सिंबल्स के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये हुआ कि हर ख्वाब एक सिंबल बनता है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं दरख्त को जिस नज़र से देखता हूँ, इसको कोई दूसरा भी उसी नज़र से देखे। गोया मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है, मेरी जो उठान है, मेरे जो चॉइसेस हैं, मेरा जो मुताला, मुशाहिदा, तजुर्बा है, या मेरा जो टेस्ट डेवलप हो गया, ज़ौक़ जिसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें मेरी सिंबॉलिक वर्ल्ड के अंदर इंटरप्रिटेशन पे असरअंदाज होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ख्वाब तो सारे ही देखते हैं, शायद ही कोई ऐसा ब्रेन हो जिसमें ख्वाब ना हो, क्योंकि ख्वाब एक डिवाइन एक्टिविटी है ब्रेन के अंदर, जो इंसान को इस मादे के अंदर रास्ता दिखाने आती है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। जैसे आपको क्रिएटिव आइडिया एक आता है, ख्याल आता है, तो आपकी रहनुमाई हो जाती है। आप अगर क्रिएटिव मैनेजर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं किसी इदारे में, मेरी तरह, जैसे मैं एडवर्टाइजिंग में था, तो आपको ख्याल आता है, आइडिया एक आता है, और वो आइडिया हिट कर जाता है, वो क्लिक कर जाता है। शायरों को आमद होती है, या बात करते हुए कई दफ़ा मैंने ऐसी कैफियत नोट की है कि मैं ज़्यादातर मेरी कैफियत जब उस जगह पे जुड़ती है, तो मेरे लफ्ज़ जो हैं वो मेरे काबू में नहीं रहते, मेरे लफ्ज़ पर कहीं और से जुड़ते हैं। तो मैं ख़ुद भी जब कभी अपने लाइव सेशन को या किसी भी जगह पे जब मैंने बात की हो, तो मैं बाद में सुनता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से लेके इस मिनट से लेके इस मिनट तक मैं किसी और के कंट्रोल में था। यानी मेरा जो ख्याल आ रहा था, उसको लफ्ज़ भी कहीं और से मिले, और लफ्ज़ वही मिले जो मेरे इलाके में थे। यानी मैंने पहले से उर्दू इंग्लिश सीखी हुई है या पंजाबी सीखी है, तो वो एक तरतीब बनती चली जाती है। बाज़ औक़ात इंसान दिमाग से बोलता है, बात करते हुए उसको पता है कि मेरे सामने छोटा बच्चा है, लड़की बैठी हुई है। जैसे दरमियान में मैं बहुत सारी जगहों पे दिमाग इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे लफ्ज़ जो हैं वो एडल्ट ना हो जाएं। जैसे दोस्तों की महफ़िल में मैं बात करूँगा तो मैं अपने आप को रिलैक्स छोड़ देता हूँ, आज़ाद छोड़ देता हूँ। साद अली भट्टी के साथ मेरी बात होती है, बिल्कुल निजी अंदाज में बात होती है, कारपोरेट अंदाज नहीं होता। फैमिली में इंसान किसी और तरीके से बात करता है, माँ के साथ किसी और तरीके से बात करता है। तो ख्वाब के अंदर भी एक ऑफिशियल उसका रूप होता है, एक अनऑफिशियल रूप होता है।
ऑफिशियल रूप जो है वो सबके लिए तकरीबन सेम होता है। जो अनऑफिशियल रूप होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ख्वाब दरअसल आपको सिंबॉलिक अंदाज में कुछ नई मानवीयत, जिसको मीनिंग्स कहा जाता है, वो आपको देने के लिए आते हैं। अब ये ख्वाब, इनका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो आपकी अपनी शख्सियत, आपकी सोच, आपके ख़याल, आपके किरदार, आपकी गुफ्तार के साथ होता है। यानी आपका उठना बैठना, सोबत संगत कहाँ पे है। मैं इससे एक स्टेप आगे जाके भी आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। मैंने ज़िंदगी में बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब भी देखे हैं, बड़े सिंबॉलिक ख्वाब। मसलन मैं 2-3 ख्वाब शायद मैंने पहले भी कभी जिक्र किया हो, सरसरी सा। एक मैं आपको बता देता हूँ। लड़कपन में, यानी लड़कपन से पहले के ख्वाब तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हवाओं में उड़ना, ख़जाने आपको मिलने, चूँकि वो दौर ऐसा होता है जो स्टोरीज़ के ज़ेरे असर होता है। कहानियाँ, दास्तानें, उमर यार को आप पढ़ रहे हैं, टार्ज़न को पढ़ रहे हैं, जैसे आजकल के बच्चे ज़ॉम्बीज़ की मूवी को देख रहा है या पबजी खेल रहे हैं, या आपने ये रिसेंटली अर्तुगरुल को देखने वाले लोग, अक्सर जो नौजवान थे वो कहते हैं कि सर ख्वाब में हम तो तलवार ही चला रहे थे या घोड़े पे बैठे हुए थे। तो बेसिकली जो कुछ आपके ब्रेन की एक्टिविटी होती है, ब्रेन उसी सिंबल को पकड़ता है और वैसे ही सिंबॉलिक अंदाज में आपके सामने कोई आपको असाइनमेंट दे रहा होता है। तो मैं ख्वाब को दरअसल एक डिवाइन असाइनमेंट समझता हूँ, एक ऐसी असाइनमेंट जो आपको डिविनिटी की तरफ से मिलती है। बाज़ औक़ात आपको वार्न करने के लिए वो असाइनमेंट दी जाती है, बाज़ औक़ात आपकी स्किल्स को शार्प करने के लिए भी वो आपको असाइनमेंट मिलती है, बाज़ औक़ात आपको समझाने के लिए, तंबीह करने के लिए कोई असाइनमेंट आपको दी जाती है। बाज़ औक़ात आपको ये सिंबल्स या ये इशारे भी किए जाते हैं कि आप जिस रास्ते पर हो उसी रास्ते पर आप गामज़न रहें। बाज़ औक़ात आपको उस राह से रोका जाता है और बार बार ऐसे ख्वाब आते हैं। मैनी अ टाइम्स योर ड्रीम्स रिपीट। कई लोग बता चुके हैं कि हमारे एक ही ख्वाब मैंने 3 मरतबा देखा है। तो अगर एक ही ख्वाब बार बार रिपीट होने लग जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत सारे काम छोड़ के उसके ऊपर स्ट्रेस करना पड़ेगा। अब सिंबल्स को समझा कैसे जाएगा? दिस इज़ द रियल पॉइंट फ्रॉम विच द स्टोरी स्टार्ट्स। या यहाँ से कहानी शुरू होगी। यानी मैंने अगर कुरान पाक को हर्फ ब हर्फ पढ़ा है, उसके मीनिंग्स पे गौर किया है, तो मेरा जो सोच का, ख़याल का लेवल होगा, मेरी जो रेंज होगी वो बढ़ चुकी होगी। मैं आपको फ़िज़िकल मिसाल देता हूँ, चूँकि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती आम तौर पर। पुशअप्स की मिसाल लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किए हैं पुशअप्स। तो जब मैं काफ़ी अरसे के बाद, 4-5 महीने के बाद शुरू करता हूँ, तो पहला जो मेरा स्पेल होता है उसमें मैं अच्छे खासे पुशअप्स कर जाता हूँ। परसों जैसे मैंने किए तो मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ कि इतने पुशअप्स मैंने कर दिए, लेकिन कल मैं नहीं कर सका एक भी। कल मेरे सारे मसल्स जो थे वो एक दफ़ा बिल्कुल फारिग हो गए। आज फिर मैंने जब किए, लेकिन आज उस पहले दिन की तरह के नहीं थे। तो गोया आप जब काम शुरू करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपकी ये मश्क जारी रहे, लफ्ज़ों को पकड़ें, अगर आपकी ये मश्क जारी रहे तो आप आहिस्ता आहिस्ता मस्कुलर अच्छी आपकी ट्रेनिंग होती जाती है। जैसे कमांडोज़ की हमारी ट्रेनिंग होती है, या नौजवान जो बॉक्सर होते हैं, शुरू में बड़ी मुश्किल होती हैं चीज़ें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो टफ़ होते जाते हैं। सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो आपको सिंबल्स मिल रहे हैं वो शुरू में बड़े सिंपल होते हैं, कहानियों की तरह के, आप उनको फौरी तौर पर समझ जाते हैं। या अगर ना भी समझें तो चूँकि बचपन में जो मैंने ख्वाब देखा उसको मैंने क्या करना है समझ के। बचपन में मेरा सारा काम यह है कि मैं कुछ खाऊं तो मुझे मज़ा आए, मैं कुछ पहनूं तो मैं अच्छा लगूं, मैं कोई ख्वाब देखूं तो मेरी पूरा दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरे। और बिलअमूम बच्चों के ऊपर अल्लाह ताला की ये बड़ी मेहरबानी होती है कि बच्चों को 2 किस्म के ख्वाब आते हैं, या बड़े मज़े मज़े के ख्वाब होते हैं या बड़े डरावने किस्म के ख्वाब होते हैं। क्योंकि ये दोनों उनकी ज़िंदगी को, मज़ा भी और खौफ भी, उनको बना रहा होता है। तो उस डर के साथ वो इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी की जो सरगर्मियां हैं वो ज़्यादातर डरावनी हैं। मसलन हो सकता है माँ बाप चीख के बात करते हों तो बच्चे को डरावने ख्वाब आते हों,
ऐन मुमकिन है बच्चे जो हैं वो कोई ऐसी मूवीज़ या कार्टून्स देख के सोते हों जिस पे मगरबी मुफक्किरीन और फ़िलासफ़र और साइंटिस्ट हैं या माहिर नफ्सियात रिसर्च कर चुके हैं कि बच्चों को सोने से पहले कोई अच्छी चीज़ें, अच्छे कलरफुल पीसफुल चीज़ें जो हैं वो दिखा के उनको सुलाया करें। हम इसको अगर मज़हब के साथ जोड़ें तो इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत एक पैकेज दिया था दुरूद शरीफ का, फ़लाँ दुआ पढ़ के सोएं, ये चारों कुल पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। तो बुनियादी तौर पर जब आप बच्चे को सी ऑफ करते हैं, मैं इस्लामाबाद से लाहौर जाने लगा हूँ, आफाक मुझे सी ऑफ करने के लिए आया है, तो उस वक्त जब उसने सी ऑफ कर दिया तो मैं उसके कंट्रोल से निकल गया हूँ, फिज़िकल कंट्रोल से मैं निकल गया हूँ, दूर हो गया हूँ। लेकिन ख्याल मेरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल का टाइम एंड स्पेस नहीं है, पोजीशन नहीं है। फिज़िकली आफाक इज़ स्टिल इन इस्लामाबाद बट आई एम मूविंग टूवर्ड्स लाहौर। अब समझ रहे हो? तो मेरा ख्याल और आफाक का ख्याल, क्योंकि दोनों ही किसी पोजीशन से बाहर हैं, टाइम एंड स्पेस से बाहर हैं, लिहाजा मैं हो सकता है 10 साल का हूँ और आफाक 90 ईयर्स का हो। मैं हो सकता है आफाक से 200 साल पहले दुनिया में आया हूँ और आफाक मुझसे 200 साल बाद दुनिया में आया हो, लेकिन मेरा और आफाक का ख्याल चूँकि टाइम एंड स्पेस का मोहताज नहीं है, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि मेरे जहन में जो ख्याल आ रहा है वो ख्याल आज से 2000 पहले कहीं से चला हो। जैसे सूरज की रोशनी हमारे पास कुछ देर में पहुंचती है, चांद की कुछ और देर में पहुंचती है, कुछ ऐसे तारे हैं, सयारे हैं जिनके बारे में मशहूर है कि उनकी आज तक रोशनी नहीं पहुंच सकी। तो हर चीज़ मूव कर रही है, फिज़िकल लेवल पे भी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी। कुछ ख्याल तजसीम के अमल से गुजर चुके, वो आए ख्याल किसी टाइम एंड स्पेस में आए। जैसे फ़िरौन के दौर में एक ख्याल आ गया तो वो ख्याल वहाँ पे रुका नहीं, उसकी एक शक्ल वहाँ पे रुक गई। वो ख्याल वहाँ पे रुका नहीं, उसकी शक्ल एक वहाँ पे रुक गई, जिस्म उसका वहाँ पे रुक गया और उसने एक ख़ास वक्त गुजारा उस ख्याल ने, और वो ख्याल का जिस्म जो था वो मर गया। लेकिन वो जो ख्याल था वो ख्याल आज भी उसी तरीके से जिंदाबाद है, हय्यो कय्यूम है। वो ख्याल ट्रैवल करता हुआ मुझ तक भी आया है। तो मेरे दौर में जब वो ख्याल इजहार करेगा, अबलाग करेगा, उसकी तजसीम होगी, तश्कील होगी या उसकी ताबीर मैं करूँगा, तो मैं अपने दौर में उस दौर की सिंबल को अपने दौर में इंटरप्रेट करूँगा। ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में गंदम की बालियों वाला जो ख्वाब था, 7 साल गंदम स्टोर करनी है और 7 साल जनाब मज़े करेंगे, उस दौर में उस ख्वाब के सिंबल को उस दौर की इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस दौर में जो ज़बान बदली हो जाती है, कल्चर बदली हो जाता है, सिविलाइजेशन की शक्ल बदली हो जाती है, इंसानों की शख्सियत, उनकी नफ्सियात बदली हो जाती है, वहाँ पे ताबीर भी बदली हो जाती है। जैसे कहते हैं कि एक नेक इंसान का ख्वाब डिफरेंट होता है, एक बुरे इंसान का ख्वाब डिफरेंट होता है। जो हर वक्त नेगेटिविटी में पड़ा रहे वो वैलिड ख्वाबों से महरूम हो जाता है, वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर। और जो इंसान, आज आप तजुर्बा कर लें अगले 10 दिन के लिए, मैं आपको ऑन ओथ कह रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन ये तजुर्बा करें कि आपने पूरा दिन ना कोई मनफी सोच की बात करनी है, ना शेयर करनी है, ना पढ़नी है। फूल देखने हैं आपने, दरख्त देखने हैं आपने, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, मुस्कुराना है, मुस्कुराते हुए चेहरे देखने हैं आपने अच्छी किताब पढ़नी है। आप देखिएगा कि 10 दिन के बाद आपके ख्वाबों का नक्शा ही बदल जाएगा। वजह ये नहीं कि ख्वाब बदली हो गए हैं, ख्वाब तो बड़े स्टैंड स्टिल चल रहे होते हैं, उनका टाइम एंड स्पेस नहीं है। लेकिन ख्वाब जिस दौर में आप तक पहुंचा है और जिस बर्तन में आया है, दूध है ना, दूध, मैं आपको फिजिकल मिसाल देता हूँ फिर आप समझ जाएंगे। दूध बड़ी ख़ास चीज़ है, लेकिन अगर बर्तन गंदा हो आफाक, उसमें जब दूध डाला जाएगा तो उस बर्तन की उस गंदगी का असर होगा कि नहीं होगा। यही वजह है कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जीनियस होते हैं, जो मैं अक्सर तरले किया करता हूँ कि एटलीस्ट सोचना शुरू कर दें। ये मैं क्यों कहता हूँ, एक सोच आती है और एक मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सोचना शुरू कर दें, क्योंकि आपको दिमाग तो अल्लाह ने दिया है। दिमाग दिया ही इसलिए था कि तुम सोचो। देखो ना, मेरा हाथ है, मैं इस हाथ के साथ
मूव करता हूँ, चीज़ें पकड़ता हूँ, उठाता हूँ, चूँकि मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है। और जब तक ये हाथ चल रहा है, एक हाथ में मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ के साथ मैं बात करते हुए मूवमेंट भी कर रहा हूँ, क्योंकि इसका काम ही ये है। या कहीं खारिज कर लूँगा इस तरीके से। आंखें में देख रही हैं कि कौन कौन मुझे सुन रहा है या देख रहा है, कमेंट्स जो हैं वो नीचे चल रहे हैं, मेरे कान मुख्तलिफ आवाज़ों को भी सुन रहे हैं, मेरे कान मुख्तलिफ आवाज़ों को सुन रहे हैं। मेरे लफ्ज़ पता नहीं मेरे पेट से निकल रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं लफ्ज़, दिमाग में कहीं पे जमा हुए हैं, या मुंह से जब निकलने लगते हैं तो तरतीब बनती है ये जुमलों में, कैसे हर्फ जो हैं आवाज़ें बनकर बाहर निकल रहे हैं। बेसिकली तो साउंड्स निकल रही हैं ना सारी, लेकिन ये वो साउंड्स हैं आफाक, ये वो आवाज़ें हैं जो आप पहचानते हो, ये वो सिंबल्स हैं जो आप पहचानते हो। चूँकि मेरी और आपकी ज़बान उर्दू है, गोया हम एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप में कायम हो गए। ये समझ आ रही है आफाक? जो चाइनीज़ बोलता है वो इस वक्त अगर सुन भी रहा होगा तो उसको लगेगा कि एक बंदा मूव कर रहा है, समथिंग इज़, यानी कुछ ना कुछ वो हो रहा है, कोई कन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, नो आइडिया। साउंड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, कुछ लेबियल साउंड्स निकल रही हैं, कुछ डेंटल साउंड्स निकल रही हैं जी, ये बाइलेबियल साउंड्स हो गई हैं, ये ग्लॉटल साउंड आ रही है, गले से निकल रही है, वगैरह वगैरह। तो उसको ये पहचान है कि साउंड्स हैं, लेकिन ये साउंड्स उसके लिए मीनिंगफुल नहीं है, चूँकि उसकी डोमेन अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है। गोया अब ये जो सिंबल्स हैं ना आफाक, ये उसके लिए बेकार हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं एक अलग डोमेन की तरफ। आपने ख्वाब देखा, ख्वाब की तो कोई अपनी लैंग्वेज नहीं, हम बात कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए जो ख्वाब आया आपकी ज़िंदगी में वो कभी भी अजनबी नहीं हो सकता आफाक। इसको नोट कर लो मोटा मोटा करके डायरी में। नो ड्रीम ऑफ योर्स विल बी मीनिंगलेस। हर ड्रीम मीनिंगफुल होता है। कुछ ख्वाब हमें याद नहीं रहते, कुछ ख्वाब हमें याद नहीं रहते, कुछ ख्वाब हमें कभी भूलते नहीं हैं। फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। मैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ फिज़िकल, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको स्किप करूँ। एक सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। गम आपने देखी होगी, गम, गोंद, आप एक पेज को दूसरे पेज के साथ जोड़ते हैं, उसकी एक स्ट्रेंथ है। एल्फी की स्ट्रेंथ गम से ज़्यादा है। ग्लू वगैरह, आपने कोई और इससे बड़ी बड़ी ज़बरदस्त ग्लूस आ गई हैं, गम्स आ गई हैं, टैंकियाँ भी जोड़ लेते हैं, कश्तियाँ भी जोड़ी जा रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। जैसे वेल्डिंग की जाती है लोहे की, तो लोहे को वेल्ड करने वाला जो टूल है वो प्लास्टिक को जला देता है। यानी एक लोहे के टुकड़े को दूसरे लोहे के साथ मैंने जोड़ना है तो मुझे लोहे वाला टूल चाहिए, लेकिन अगर प्लास्टिक को जोड़ना है और मैं उसको सोल्डरिंग आयरन के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा तो वो जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो? गोया आपका कोई ख्वाब ऐसा होगा जो गम की तरह, लाइट गम की तरह बिल्कुल थोड़ा अरसे के लिए आपके जहन पे रहता है। जैसे कोई ऐसा गंध होता है आपके हाथों पे, आप हाथ धोते हो साफ़ हो जाता है। कपड़ों पे कोई दाग होता है जो वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकालते हैं तो दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कभी कपड़ों से दूर नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो पक्के मुस्तकिल आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं, बड़ी गहरी छाप लगती है उनके ऊपर। मैंने कुछ ख्वाब ऐसे बचपन में भी देखे, लड़कपन में भी देखे, रिपीट भी हुए। वो ख्वाब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मैंने जब उनकी सिंबल्स पे गौर किया मुताला के साथ साथ, और फिर ये भी हुक्म है कि ख्वाब आप किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करो जो साहिब इल्म हो, जो साहिब तकवा हो। ये शर्त क्यों लगाई जाती है कि अगर आपने अपना ख्वाब, अपने सिंबल्स किसी ऐसे बंदे को दे दिए जो आपका मुखलिस नहीं, तो ऐन मुमकिन है वो इन सिंबल्स को समझकर आपको किसी ऐसी राह पर डाल दे जो आपके हक़ में अच्छी ना हो। तो इसलिए बड़ी केयर का कहा जाता है कि आप अपने ख्वाब हर बंदे को ना बताते फिरें। तो इसलिए वो सारे ख्वाब जो सीक्रेट डोमेन के हैं उनको सीक्रेटली ही डिस्कस किया जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, वो चूँकि सिंबल्स हैं, अलामात हैं, और अलामात पे हम बात कर चुके हैं कि वो अलामात जिस तरीके से हमारे पास हमारी लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी अपब्रिंगिंग होगी,
उनकी इंटरप्रिटेशन वही होगी। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, दरिया को देखना ख्वाब में क्रिश्चियनिटी की ताबीरात में डिफरेंट हो सकता है। मुसलमान पानी के देखने को किसी और ज़रिए से ताबीर करते हैं, जूस में कुछ और इसका कॉन्सेप्ट है, हिंदू मत में इसको गंगा के साथ जोड़ा जाएगा। आप समझ रहे हो ना? आपको ख्वाब में एक नूरानी सी शय नज़र आई है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं या सब्ज़ रंग के, और वो एक ऐसे बुज़ुर्ग है जिनका चेहरा आप नहीं देख सके। एंड इफ़ यू आर क्रिश्चियन यू विल कंसिडर हिम जीसस। आप उठेंगे और आप अपने साथ दोस्त को कहेंगे कि यार मुझे खुदावंद यसु मसीह नज़र आए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक, कि मुझे जीसस नज़र आए हैं। सेम यही ख्वाब कामरान भाई देखते हैं और कामरान भाई उठ के मुझे कहते हैं कि यार फ़ारूक वो बड़े कोई बुज़ुर्ग थे, मुझे लगता है कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ है या मौला अली का दीदार हो गया है या इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए हैं। तो बेसिकली वो जो नूर था, वो जो लाइट थी, वो स्टैटिक एक चीज़ थी, डायनामिक कह लें आप उसको, टाइम एंड स्पेस से आगे की चीज़। लेकिन कामरान भाई के पास पहुंच के वो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो गई। अच्छा, यही नूर चाहता है एक हिंदू, हमारा कोई नौजवान है वो हिंदू मत में है, वो जब इस लाइट को देखता है तो वो इसको अपने मज़हब के मुताबिक भगवान के साथ, माता के साथ, लक्ष्मी देवी के साथ, हनुमान के साथ, अलगर्स उनके अकीदे के मुताबिक जो भी कोई देवी देवता है मुक़द्दस, वो उसको उसके साथ जोड़ेगा। जैसे मूवीज़ में अक्सर आपने देखा होगा, क्रिश्चियंस की मूवी में जो क्रॉस है, स्लीप जिसको कहा जाता है, उसकी पावर दिखाई जाती है। हम मुसलमानों के यहाँ मस्जिद का या दरबार का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, कुरान पाक को दिखाया जाता है, अल्लाह अकबर की अज़ान, जैसे अर्थरोल में आपने देखा होगा बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है अल्लाह अल्लाह, या वो नारा मार के तो कूद पड़ते हैं मैदान के अंदर। हिंदू मत में वो जय माता की एक अलग कॉन्सेप्ट वहाँ पे चलता है। अलगर्स ये है कि जो ख्वाब था, जो ख्याल था, उसको जिस टाइम एंड स्पेस में इंटरप्रेट किया गया, उस सिंबल का वही तर्जमा हो गया, उस सिंबल का वही तर्जमा हो गया। ख्वाब एक ही है, ख्वाब कभी भी गलत नहीं हो रहा, ख्वाब की इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है। तो अगर आपको ख्वाब आ रहा है तो आपको सबसे पहले अपने मुकाम और मर्तबे को देखना है कि आप कहाँ पे खड़े हो, आप किस डोमेन में हैं, आप किस फेज़ पे जा रहे हो, आपके मशागल क्या हैं, आपकी सरगर्मियाँ क्या हैं। जैसे मुझे जब भी कभी ख्वाब आता था तो मैं बेजी को फ़ोन करता था और बेजी जो है वो मुझे गाइड करती थी। सिर्फ मैं बेजी को, मैंने कभी अब्बू जी को भी अपना ख्वाब नहीं बताया। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अब मेरे ख्वाब तो हैं, मैं ख्वाब बताऊँ किसको, आप समझ रहे हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा एक वो आ गया है उसमें कि मैं तो बहुत सारे लोगों के ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ, बता भी रहा हूँ, बताता भी हूँ अपने अंदाज में। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है आफाक, ख्वाब आपका है या कामरान भाई का है या मदिया का है, शबीना कंवल का ख्वाब हो सकता है। वो डिस्कस हुआ मेरे साथ, आपने ख्वाब को अपनी उर्दू ज़बान में या इंग्लिश में या पंजाबी में ट्रांसलेट कर दिया या ट्रांसक्राइब कर दिया। ख्वाब आपने किसी और तरीके से देखा, लेकिन आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो लफ्ज़ आप बोल सकते हैं, चूँकि वो लफ्ज़ मैं समझ भी रहा हूँ। तो आपने जब लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो आपने दरअसल सिंबल के मुकाबले में आप सिंबल लेके आ गए। उर्दू में आपने बताया, उर्दू के हर लफ्ज़ वो एक सिंबल है, हर ज़ुबान का हर लफ्ज़ एक सिंबल है। तो एक सिंबल को बताने के लिए आपने दूसरी सिंबल का सहारा लिया। आफाक, एक सिंबल को बताने के लिए आपने दूसरी सिंबल का सहारा लिया। फिर जब वो लफ्ज़ मैंने सुने यहाँ से या पढ़े, आपने मुझे ईमेल की या ख़त लिखा, अब वो सारी सिंबल्स, वो जो दोनों परतें थीं आपके, वो वाले सिंबल्स जो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हैं और वो सिंबल्स जो टाइम एंड स्पेस में आ गए हैं, वो जब मेरे पास पहुँचे तो मेरे टाइम एंड स्पेस में आ गए और मेरे जहान की जो सिंबल्स को खोलने वाले, डिकोड करने वाले जो टूल्स थे, उन्होंने उन सिंबल्स को खोला। अब जब उन सिंबल्स को खोला तो मैं देखता हूँ कि अच्छा,
चूँकि ख्वाबों के सिंबल्स यूनिवर्सल भी होते हैं, बिलअमूम यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन उनका तर्जुमा मुकामी किया जाता है और यहीं से तहरीफ भी होती है, मैनिपुलेशन होती है या फैब्रिकेशन हो जाती है। अगर आप सारी दुनिया के ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन पे किताबें पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन चल रही हैं, यूनिवर्सल, जैसे सिंबल्स होते हैं ना, आग जो है वो सारी दुनिया में ख़ास किस्म का सिंबल है, पानी ख़ास किस्म का सिंबल है, जंगल। हाँ, रंगों के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जैसे काला रंग मुझे नज़र आया है तो मैंने उसको इस्लाम की रूह से देखना है, किसी और बंदे ने काले रंग को अपने मज़हब की रूह से देखना है तो उसके ख्वाब की ताबीर बदली हो जाएगी। ख्वाब नहीं बदली हो रहा, ख्वाब की ताबीर यानी जो वो उनको समझ में आती है वो समझते हैं कि ऐसा होगा, और ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। अब चले यहाँ से मैं थोड़ा सा स्किप करके ना, चूँकि मैं वापस भी एक्चुअली जाना चाह रहा हूँ, मुझे आज निकलना है एक जगह पे। ये टॉपिक बड़ा दिलचस्प है और मैं ये चाहूँगा आपको थोड़ा सा मैं वो पाथ दे दूँ ताकि आपकी चीज़ें जो है ना वो कंसोलिडेट कर लें, थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन आ जाए आपके अंदर, ट्यून आप हो जाए सुबह सुबह कि मैं सुबह खेजी के हक़ में क्यों ज़्यादा होता हूँ। क्योंकि सुबह आपको सिंबल्स का, अलामात का तर्जुमा सिखाती है। सुबह सुबह सिंबल्स के ऊपर गर्द नहीं होती, आप इजीली सरगोशियाँ सुन सकते हैं जो शोर में सुनाई नहीं देती। अब देखें ना, ज्यों ज्यों धूप निकल रही है तो शोर बढ़ रहा है, गाड़ियों का शोर, लोगों का शोर, ज़िंदगी का शोर। तो ये भी ज़िंदगी है जिसको हम सुन रहे हैं, खामोश ज़िंदगी जो बहुत बोलती है जब बोलने वाले चुप कर जाएं। ख्वाब को आज तक किसी ने सुना है? आफाक, नोबडी हैज़ एवर क्लेम्ड कि मैंने अपने ख्वाब को बोलते हुए सुना। ख्वाब लिखा हुआ भी नहीं कि मैंने ख्वाब को कहीं पढ़ा है। ख्वाब आता है, ये लफ्ज़ बड़ा गौरतलब है। ख्वाब आता है, अब आप उसको बोलते हैं, अब आप उसको लिखते हैं, अब आप उसको सोचते हैं या जो भी करते हैं, आप उसके साथ वीडियो बना देते हैं आप उसके ऊपर। आपने ख्वाब को जिस्म दिया है, तो ख्वाब के अंदर जो सिंबल्स दिखाए जाते हैं, अब मैं आ रहा हूँ उस मरहले में, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको। ख्वाब को समझने का जो सबसे बुनियादी प्रिंसिपल है वो सीख लें आप लोग। ख्वाब के अंदर कभी कोई ऐसा सिंबल नहीं आएगा जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। नंबर 1, ख्वाब में हमेशा आपको वही सिंबल्स बताए जाएंगे जो सिंबल आपकी ज़िंदगी में पहले से नोन है, अननोन नहीं है। सिर्फ आपने उन सिंबल्स को रिलेट करना है कि भाई मैंने ख्वाब में बोतल एक पानी की भरी हुई देखी है। अब पानी की बोतल और भरी हुई, इसमें 3 लफ्ज़ हैं जो मैंने आपको एक दफ़ा पहले सिखाया था कि मेन लफ्ज़ कीवर्ड्स निकाला करें। ख्वाब में से भी कीवर्ड्स निकाल लें, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है ना हमने। बोतल है, पानी की बोतल है, भरी हुई है, ये 3 चीज़ें हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी के डाटाबेस में, आर्काइव में देखता हूँ कि मुझे भरी हुई पानी की बोतल क्यों नज़र आई है। तो अब ने इन 3 सिंबल्स को इंडिविजुअल लेवल पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। पानी क्या चीज़ है, बोतल क्या, बोतल के साइज़ के साथ कोई ताल्लुक़ है, मटेरियल के साथ कोई बात समझाई जा रही है, बंद जो ढकना है उसके साथ कोई चीज़ समझाई जा रही है। पानी तवानाई है, ताकत है, ज़िंदगी है, हयात है, उसको एक बोतल में बंद कर दिया गया, क्या ये वो चीज़ दिखाई जा रही है? आप समझ रहे हो? तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें, ये जो डाटा हमें मिलता है, बेसिकली ड्रीम्स के अंदर भी आपको डाटा ही मिल रहा होता है, उसको अपने इंफॉर्मेशन की शेप में लेके जाना है, एक मॉडल बनाने हैं आपने, डायग्राम्स बनानी है, वेव्स बनाने हैं, और फिर उसमें से ड्रा करना है एक कंक्लूजन जिसको इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, ख्वाब की ताबीर कहा जाता है। तो बुज़ुर्गों से जब हम पूछते हैं तो वो चूँकि तजुर्बाकार होते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं, जो ही आप उनको बताएंगे तो वो उस सिंबल को फौरी तौर पर बता देंगे। अच्छा जी, आपने ख्वाब में किसी को मरे हुए देखा है तो ये होगा, आपने सांप को डसते हुए देखा है तो ये होगा। चूँकि जैसे 12 हॉरोस्कोप की हम बात कर चुके हैं कि हॉरोस्कोप सारे कैंसेरियन ज़रूरी नहीं मेरी तरह के हों, और ये भी ज़रूरी नहीं मैं सारे कैंसेरियंस की तरह का हूँ, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल बना दिया गया कि बिलअमूम कैंसेरियंस इस तरह के होते हैं। 90% यही पर्सनैलिटी होती है, बाकी 10% ये प्लस माइनस ऊपर नीचे कर लिया जाता है। तो ख्वाबों के अंदर भी 90% यही इंटरप्रिटेशन होती है, लेकिन कुछ चीज़ें 10% में ऊपर नीचे हो जाती हैं।
तो इसमें से जो पॉइंट आपने समझना है कि आपकी ज़िंदगी को वही सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं, वही बोली बोली जाएगी जो बोली आप बोल रहे हैं। हालांकि ख्वाब की बोली नहीं है, लेकिन ख्वाब जब आपके पास आया है तो आपने उसको अपने मुकामी ज़बान के तर्जुमे के साथ ही समझना है। तो आपको जब भी कभी कोई ख्वाब आए तो आप सबसे पहले तो अपनी मुताले के ऊपर गौर करें कि आपकी ज़िंदगी में सिंबल्स कौन कौन से हैं। फिर अपनी ज़िंदगी की सरगर्मियों के ऊपर गौर करें। तीसरे नंबर पे आप अपनी ज़िंदगी की जो महफ़िलें हैं, संगत है, उठना बैठना, वो आपका कैसा है। और या ये 3-4 बड़े बड़े पहलू आप ले लें, इनमें से सिंबल्स जो आपको मिल रही हैं वो आपकी शख्सियत को बना रहे हैं। इनको और जो ख्वाब में नज़र आया है उनको आपने रिलेट करना है। जब आप उनको रिलेट करने में कामयाब होंगे तो वो जो थ्योरी बनेगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है ना डेटाबेस के अंदर, जो एक टेबल्स में रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, वो आपको इंटरप्रिटेशन की तरफ राग़िब करेगा, आपको गामज़न करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपने वहाँ तक पहुँचना है। इसको मेरे ख्याल में यहीं पे रखते हैं। इस पर मैं बाद में फिर तफसील से भी कुछ बात करूँगा। मज़ीद मेरे कुछ मुशाहिदे में चीज़ें हैं। जाते जाते मैं आपको एक ख्वाब बता देता हूँ। मैं लड़का था तो मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक पुराने से किले में दाखिल होता हूँ, आफाक, और बड़ा टूटा हुआ किला है, जाले लगे हुए हैं, और मैं किसी चीज़ की तलाश में वहाँ पे चला जाता हूँ उस किले के अंदर। तो जब मैं किले में दाखिल होता हूँ, बड़ी हैबतनाक पुरअसरार किस्म की फ़ज़ा बनी होती है। तो आगे देखता हूँ एक शेल्फ़ है और उस शेल्फ़ के ऊपर एक किताब रखी हुई है रहल के अंदर। तो मैं उसको उतारता हूँ, वो कुरान है, उसके ऊपर गर्दो गुबार है, जाले लगे हुए हैं। तो मैं अपने हाथों से उसको साफ़ करता हूँ, झाड़ता हूँ, उसको चूमता हूँ, और उसके मैं पेजेस खोलता हूँ तो उनमें भी डस्ट होती है। तो फिर मैं कुरान को इस तरह उठाता हूँ और उसको मैं इस तरीके से अच्छा साफ़ करता हूँ। और जब मैं उसके ऊपर से गर्द उतारता हूँ तो नीचे से कुरान चमकता हुआ, बड़ा खूबसूरत कुरान जो है वो, उसके लफ्ज़ मुझे नज़र आना शुरू हो जाते हैं और मेरा दिल बड़ा खुश होता है। ये मैंने लड़कपन में ख्वाब देखा। तो मैंने अपनी बेजी से पूछा कि बेजी मुझे इसकी ताबीर बताएं। तो वो ताबीर से पहले उन्होंने मुझे खींच के ना अपनी तरफ, तो मेरा माथा चूमा, मेरे साथ बड़ी उन्होंने जफ्फी लगाई कोट के। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा इसका मतलब मैंने कोई अच्छा ख्वाब देखा। तो मुझे बेजी ने कहा कि तुम सारी ज़िंदगी कुरान से प्यार करोगे, और कुरान ने ये जो, यानी बेजी के अल्फाज ये थे कि ये जो तुम्हें ख्वाब आया है, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें इशारा किया है कि तुमने कुरान जो है उसको ग़िलाफ़ में बंद नहीं करना सारी ज़िंदगी। और यानी कुछ और बातें थी प्राइवेट भी साथ। तो वो ख्वाब मेरी ज़ात का हिस्सा बन गया हुआ है। वो ऐसे सिंबल्स थे जो बहुत आसान थे मेरे लिए। यानी कुरान एक बहुत आसान सी अलामत है, हम वैसे भी ज़िंदगी में उसको चूमते हैं। तो मैं ज्यों फिर बड़ा होता गया, मैंने इसके बारे में मज़ीद गौर किया, मैंने वो सारे सिंबल्स नोट कर लिए। वो ख्वाब मुझे आज भी ऐसे ही याद है, हालांकि काफ़ी साल पहले की बात है, लड़का था मैं उस वक्त, आई वॉज अ बॉय। तो वो सारे सिंबल्स मुझे याद हैं, वो पुराना शाही किला टाइप, अच्छा, फिर वो जाले, वो टूटी हुई ईंटें, कहीं कहीं पे कालक लगी हुई, बड़ा गंद गुबार। तो मैं देखता हूँ कि वो दीवारें जो हैं वो भी साफ़ होने वाली हैं, लेकिन मैं उन सब को किसी को तवज्जो नहीं दे रहा। आफाक, मैं सेंट्रल पॉइंट की तरफ जा रहा था, न्यूक्लियस की तरफ। ख्वाब में भी एक न्यूक्लियस होता है, उस पर फोकस किया जाता है, सेंट्रल कीवर्ड होता है एक, बाकी सारा स्टेज होता है, मंजर, असल टारगेट आपका कोई और होता है। तो मैंने बाकी सारा जो मंजर बनाया हुआ था, स्टूडियो, ख्वाब के अंदर भी पूरा एक स्टूडियो का काम चल रहा होता है, पूरी फिल्म चल रही होती है, लेकिन आप हीरो की तलाश में होते हैं, या आप हीरो होते हैं और आप किसी खास मिशन पे होते हैं। तो मैंने अपनी डायरी पे वो सारी सिंबल्स नोट किए हुए हैं, आज भी मुझे ज़ुबानी याद है किस्म के। मैं ज़िंदगी में जब ज्यों आगे बढ़ा, फिर मैंने उम्मत मुस्लिमा की जो तारीख़ पढ़ी, क़ब्ल अज़ इस्लाम की, फिर बनी हाशिम के हवाले से, खाना काबा के हवाले से, बनु उमैया, बनु अब्बास, बनी फ़ातिमा, खिलाफत उस्मानिया, यानी ये जब मैं CSS के चक्कर में था तो ये सारा कुछ मैंने पढ़ा। कुरान को तर्जुमे से, तशरीह से, तफसीर इब्न कसीर से मैं शुरू हुआ था, मुझे याद है। फिर
पीर करम अली शाह साहब, मौलाना मौदूदी साहब की तफ़हीमुल कुरान, जस्टिस करम शाह साहब वाली जो है ज़ियाउल कुरान, अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब की, और इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी हो गए, करते 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 हत्ता कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद परवेज़ का जो मफ़हूमुल कुरान है वो भी, यानी जहाँ से मुझे पता चला ना, तो उससे ये हुआ कि मेरे जो सिंबल्स थे वो रिफ़ाइन हो गए। ये बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे रुक जाएं, चले मैं आप थोड़ा आपके लिए रुक जाता हूँ 5 मिनट और, शोर बहुत हो गया गाड़ियों का। जैसे मैंने दरमियान में एक मिसाल दी थी कि आपको इसलिए समझ आ रही है चूँकि मेरी और आपकी डोमेन एक है, उर्दू। मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ वो लफ्ज़ आपको, वो सिंबल्स आपको समझ आ रहे हैं। चूँकि एक तो मेरी कोशिश ये है कि मैं कोई ऐसा अजनबी लफ्ज़ इस्तेमाल न करूँ जो आपके इस्तेमाल में ना हो। जैसे कल मुझे किसी ने बताया कि मेरी छोटी बेटी आपको सुन रही थी लेकिन 2 मिनट के बाद बोर होकर उठ गई, तो मैं बड़ा हंसा। यानी उसको सुनने का भी शौक़ है लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या कह रहे हैं। तो वो चूँकि जो लफ्ज़ थे वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है जो 5-6 साल के बच्चे हों। जब मैंने 5-6 साल के बच्चे से बात करना है, जैसे मैं फ़ातिमा से जब बात करता हूँ तो मैं उस लेवल पे उतरता हूँ जिस लेवल पे फ़ातिमा है। और ये मौला अली का इरशाद भी है कि अपने मुखातब की अहलियत के मुताबिक गुफ्तगू करो। मुझे पता है मुझे सुनने वाले जो हैं उनका लेवल क्या है। आफाक के साथ जब मैंने बात करनी है तो मैंने कौन से सिंबल्स यूज़ करने हैं। मदिया जो है लड़की है, बच्ची है, उसके साथ मैं किस तरीके से बात करूँगा। कामरान भाई के सिंबल्स किस तरीके से होंगे। और फिर एक जनरल एक क्राइटेरियन सेट हो जाता है कि जी मुझे जो सुनने वाले हैं, चूँकि वो मुसलसल सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं जब ये लफ्ज़ बोलूँगा तो उससे क्या मुराद होगी। नए बंदों को प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि वो दरमियान से शुरू करते हैं और ज़ोर का उनको कमेंट आया होता है तो बस वो कमेंट फेंकते हैं और भाग जाते हैं, जिनको मैं जासूस कहा करता हूँ। तो इसलिए जब तक आपको पूरी कहानी की समझ ना हो, आप ताबीर के चक्कर में ना पड़े। किसी भी बंदे के बारे में ताबीर ना करें। हर बंदा एक सिंबल है, हर बंदा एक ख्वाब है। आप जब किसी बंदे का आगा पीछा नहीं जानते तो आप उसके के किसी एक बात पे आप राय नहीं दे सकते। उसके बारे में जानना पड़ता है उस चीज़ को। तो जैसे ज़बान आफाक मुताला करके ख़ास नहज पे पहुंचा हुआ है, मदिया का मुताला, मुशाहिदा, तजुर्बा ख़ास नहज पे पहुंचा हुआ है। तनवीर भाई एक ख़ास नहज पे पहुंचे हुए हैं, ख़ास स्टेज पे। तो आप वो सारी बातें समझ रहे हैं जो बातें आपके इदराक में हैं, आपके नॉलेज में हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि जूज़ बड़गन्ना टपक शीरी के वटके में बिल्ली अंडे दे रही है, चूहा तेल पी रहा है, या इस तरह की समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी ज़बान बोलूँ एब्स्ट्रैक्ट किस्म की जो आपके उस बेस में नहीं आ रही, तो आप हंस पड़ेंगे या परेशान हो जाएंगे या कहेंगे कि सर जी उत्तुती लंघ गई है। कई दफ़ा मैंने सुना है कि सर आपकी बातें ऊपर से गुजर जाती हैं। तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने तो बहुत आसान लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। वजह यह है कि जो सिंबल्स थे वो सिंबल्स उनके लिए नहीं थे, वो सिंबल्स उनके लिए नहीं थे। लेकिन जिनको लज्जत आती है वो चूँकि उन सिंबल्स को जानते हैं, उस कैफियत को जानते हैं। तो ख्वाब के अंदर भी जो आपका कुरान पढ़ने के साथ अहादीस आपने पढ़ी, बुज़ुर्गों के अक़वाल, मलफूज़ात, और आप उठे बैठे उलमा की महफ़िल में, सेहतमंद माहौल में जब आप बैठते हैं ना तो आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। बड़ा असर पड़ता है जिस्म की दुनिया में भी। मैं इसलिए आपको फ़िज़िकल रिलेट करता हूँ ताकि आपको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की समझ आ जाए। Whatever is happening in physical world is happening in metaphysical world. The only difference is physics and metaphysics. That's the main difference. जो कुछ जिस्म में हो रहा है वही कुछ रूह में हो रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पांचों हिस्सें काम करती हैं और उस दुनिया में जाने के लिए एक नई हिस्स, रूहानी हिस्स काम करती है, इंट्यूशन काम करता है, विजदान आपका वो काम करता है। तो पांचों हिस्सों के सिंबल मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये वाले सिंबल भी देता हूँ क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और इन्हीं चीज़ों का एक रूप अगला जिस्म है, अगली दुनिया। आप कुरान भी कहता है, चैलेंज करता है कि आप सोच नहीं सकते कि आपको जन्नत में क्या मिलेगा, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते उन बातों का, वो फल कैसे होंगे, वो शहद का जायका कैसे होगा। लेकिन कुरान ने जब लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो अरब में उस वक्त लोगों को समझ में आ सकते थे। वही टर्मिनोलॉजी ली गई नखलिस्तानों की और ऊँट की, और क्योंकि उस वक्त उन सिंबल्स को उस दौर में पहुंचाना लाजमी था। मैं जब
21वीं सदी में कुरान एक ख्वाब है, ये याद रखिएगा। कुरान एक ख्वाब है जो किताबी शक्ल में हम पर पहुंच चुका है। टाइम एंड स्पेस में अरबी ज़ुबान में हमने इस कुरान को नाज़िल किया। ये वो वाली अरबी नहीं जो हम बोलते हैं, वो तो एक लैंग्वेज होगी ना। अरबी का मतलब कि एक बड़ी खूबसूरत, वाज़े, आसान, मल्टी लेयर्स, जो मुश्किल ना हो। तो अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बात दरमियान में नहीं रखी जो हमारे सिंबल जो है हमारे लिए मुश्किल हों। माँ सवाई चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनके बारे में हरूफ मुक़त्तियात बुज़ुर्ग ये मना करते हैं कि आप ज़्यादा उनकी टो में ना रहें, और उनके कुछ हवाले भी हमें उस तरह नहीं मिलते, हालांकि उसके बारे में भी बड़ी कुतुब लिखी जा चुकी हैं। अदरवाइज़ जैसे कुरान ख़ुद कहता है कि कुछ हैं आयात मुतशाबिहात, कुछ हैं आयात मुहकमात। तो जिनके दिल में कोई कजी या टेढ़ या बीमारी होती है ना, वो मुतशाबिहात के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा जी, अल्लाह ने कहा है कि कुर्सी यह समावात वल अर्ज़, तो ये जो कुर्सी है अल्लाह की, उसके वो कितनी बड़ी होगी, कलर क्या होगा, मटेरियल कौन सा लगाया होगा। आप समझ रहे हैं? तो जो लोग अल्लाह को जानते ही नहीं, अल्लाह की बोली को जान ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह तो हमारे टाइम एंड स्पेस से बाहर है। तो अल्लाह जब मेरे जिस्म की दुनिया में आता है तो मैं अपने जिस्म से उसका तर्जुमा करता हूँ। लिहाजा मैं जब जिस्म से तर्जुमा करूँगा तो मैं उसका कोई बुत भी बना सकता हूँ, मैं उसको सन ऑफ गॉड भी कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे जिस्म की दुनिया में आया है। और जब वो एक मुसलमान के पास पहुँचता है तो वो अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद बनता है, अल्लाहु समद हो जाता है, लम यलिद वलम युलद हो जाता है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद हो जाता है। वही अल्लाह मेरे पास आके ऐसा क्यों हो गया? चूँकि वो अल्लाह और उस अल्लाह का वो जो ताबीर थी वो मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दे दी। ये मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई। मेरे पास जितना भी दीन है, इस ख्वाब की ताबीर वही है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताई है। आफाक, आप इसको पहले हिस्से के साथ जोड़ोगे फिर तुम्हें बड़ी लज्जत आएगी। मुझे पता तुम बुल्ला बन जाओगे अभी थोड़ी देर बाद। मैं इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर के साथ ख़ुद भी और आपको भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो कुछ है ये सारा ट्रस्ट बेस्ड है, फेथ बेस्ड है। हम एतबार करके चले हैं एक ऐसी हस्ती पे जो सादिक और अमीन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बताया अल्लाह एक है, और अपनी ज़िंदगी उनकी जो गुज़री उस वक्त आज तक जो हमारे पास उनकी सीरत का जो एक रोल मॉडल आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें कोई झोल नहीं है, कोई इनसिंसेरिटी जिसको कहा जाता है ना, कोई ऐसी बात जिसमें खलूस ना हो, वो हमें नज़र नहीं आती। रहमत भी है, मोहसिन इंसानियत भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाड करने वाले, शफीक, प्यार करने वाले। लिहाजा वो चूँकि हमारे मुखलिस हैं, हमारे मोहसिन हैं और सबसे बड़े मुखलिस हैं, तो उनकी कही हुई कोई भी बात मुझे, आफाक को, कामरान भाई को, मदिया को, किसी भी बंदे को, राजपाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चूँकि वो हमारी फलाह, हमारी बेहतरी के लिए सबसे बड़े वेल विशर हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को कंक्रीट फॉर्म में हमारे सामने ला दिया, अकीदा बना के। ये जो ख्वाब के सिंबल्स हैं ये भी इसी तरीके से इंटरप्रेट हो रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। मेरे गले में जो है ना, वो शायद बोलने की वजह से ही, अच्छा चाय नहीं मैंने पी। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। इसको मैं एब्रप्टली आई एम गोइंग टू एंड दिस फॉर सम गुड रीज़न, ताकि आपका दिमाग जो है वो इस चीज़ पे सोचे। बहुत सारे क्लूज़ मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, इनकम्प्लीट भी छोड़ा है कुछ चीज़ों को जानबूझ के, वक्त की किल्लत है और शायद मुझे भूख भी लगी है, या क्यों। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह करीम आपको अच्छे प्यारे उजले ख्वाब अता फ़रमाए और फिर आपको उन ख्वाबों की ताबीर तक पहुँचने की हिम्मत अता फ़रमाए। जिस्म की दुनिया रूह की दुनिया का ही एक अक्स है। एक्ट और रिएक्ट की बात है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी रिएक्ट करने में गुजार देते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी एक्ट करके गुजारते हैं। तो आप ये देखो कि आपका ज़्यादातर सफ़र जो है वो रिएक्शन में गुजरता है या एक्शन में गुजरता है।
दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटेस्ट मेंटालिटी, एक होती है पॉलिसी मेकिंग मेंटालिटी। अगर हम सिर्फ एहतजाज की ज़हनीत ले के जवान हो गए तो हम पॉलिसी मेकर नहीं बन सकेंगे। पॉलिसियाँ लोग बनाएंगे, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। उनकी हर पॉलिसी के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। थोड़ा बिटर मैसेज दे दिया आखिर में छुपा के, सिंबल्स हैं ये भी। कुछ ख्वाब होते हैं जो बातों में भी छुपे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ख्वाब देखने के लिए सोया जाए, कुछ ख्वाबों को देखने के लिए जागना पड़ता है। जब कौम जाग जाएगी तो ख्वाब देखेगी। ये कहिए अब ख्वाब इतना भी गहरा ना हो कि सड़क पार ना हो। ये कहिए सोचते रहिएगा मैंने आखिर में क्या कह दिया। ये मेरे सारे दोस्त मुझे पहचानते हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए। अल्लाह करीम आपको खुश रखे। I can see some students going to school, glittering faces, बड़े चमकते हुए चेहरे होते हैं। I love them। छोटी छोटी बच्चियां फ़राक पहनी हुई जनाब, और बच्चे जब सुबह आते हैं तो किसी और रूप में होते हैं, जब छुट्टी हो रही होती है ना तो उस वक्त रूप ही और होता है इनका। बहुत सारी दुआएं। नाश्ता करें, अभी स्कूल कॉलेज भी जाना है आपने, फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बात होगी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।